जैसा कि हम अभी पीएमएमसी के पार्टों को देखा, अब एक एक पार्ट को पढ़ते जाएंगे और उसके फंक्शन को भी पढ़ते जाएंगे और उस पार्ट को क्यों यूज किया गया है ये भी हम देखेंगे। एक बार फिर से मैं पूरे डायग्राम को दिखाता हूँ और इसके एक एक पार्ट को देखते जाएंगे और उसके प्रॉपर्टीज को या उसके वर्किंग को हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला है परमानेंट मैग्नेट। ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है और इसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या वर्किंग है, इसको हम समझते हैं। ओके। सबसे पहले हमारा था परमानेंट मैग्नेट। ये किसका बना होता है? ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का सेंस जिसके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा बन सके। जैसे कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो एक एल्निको का यूज़ होता है। एल्निको एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सिमिलर इसके जैसा एक कोबाल्ट भी होता है, पर हमारा जो पीएमएमसी मैग्नेट, हम लोग पीएमएमसी जो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं उसको एल्निको से बनाते हैं। एल्निको और कुछ नहीं होता, एक मिक्सअप होता है कई मटेरियलों का, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट प्लस कॉपर प्लस टीआई प्लस आयरन, इन 6 चीज़ों का एक मिश्रण होता है जिसको हम एल्निको बोलते हैं। उसमें क्या क्या परसेंट वैल्यू होती है? एल्युमिनियम 12% होता है, निकेल 26% होता है, कोबाल्ट 24% होता है, कॉपर 6% होता है, टीआई 1% होता है और सबसे ज़्यादा वैल्यू आयरन की होती है जो कि 31% होती है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो एल्निको मटेरियल होता है, चूँकि एल्निको में नाम पर सिर्फ तीन ही मटेरियल का नाम शो होता है, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, जबकि 3 जो मटेरियल है उनका नाम हाइड है उसमें, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो आयरन की होती है जिसका 31% है। 31% आयरन होता है। इसका परसेंटेज एक याद करने की छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहले एल्निको को याद करें तो एल्युमिनियम 12, कोबाल्ट 24 और इन दोनों के बीच में निकेल 26 होता है। 12, 24, 26। जब आप इन तीनों को याद कर लें तो जस्ट जो चौथा पार्ट है वो इसका रिपीट है और आधा है, 6% है। और टीआई आप एक देख सकते हो कि एक की तरह बना हुआ है। यदि टी को हमें एक बना सकूँ तो 1% हो गया। ये एक प्रकार का एक और टी उल्टा होते हैं, जैसे टी ऊपर की ओर डंडी होती है और नीचे एक होता है, वैसे ये एक होता है, तो ये 1% है। और आयरन 31% है, जबकि मैंने बताया कि आयरन सबसे ज़्यादा मटेरियल में होता है। तो हम ये समझ गए कि हमारा जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है पीएमसी में वो किस मटेरियल का बना होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल सेंस मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, जिसके जो अलाइनमेंट है वो जल्दी अलाइनमेंट हो जाए, जो इसके डाईपोल्स हैं, जिसमें से एक एल्निको मटेरियल का यूज किया गया है। एल्निको में क्या क्या होता है? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। पहले इन तीनों को याद कर लें। एल्युमिनियम 12%, कोबाल्ट जस्ट इसका दोगुना 24% और बीच में 26%। फिर चौथा पार्ट, जो 3 पार्ट हाइड होते हैं जिसमें से कॉपर है, टीआई है और आयरन है। आयरन सबसे ज़्यादा होता है, 31% होता है। इसका जस्ट आधा ये 6% होता है और टी को उल्टा कर लें तो 1% होता है। हालांकि इसमें कभी भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं पूछता, पर कभी भी ये पूछ सकता है कि जो एल्निको है उसमें हाईएस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो वो आयरन होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है ये क्या प्रोवाइड करता है। हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है ये हाई ऑपरेटिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसको जो टिपिकल वैल्यू है वो 0.121 वेबर पर मीटर स्क्वायर टिपिकल वैल्यू, इसको
वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसमें से बीएम की वैल्यू 0.1 टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपको लग रही होगी छोटी है, लेकिन ये बहुत हाई वैल्यू होती है, जिसके कारण हमें मैंने आपको बताया था कि हमें इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क चाहिए। जैसे कि ये देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कौन प्रोवाइड कराता है? परमानेंट जो मैग्नेट होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है या उत्पन्न होता है। इसके बाद इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 0.1 टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत एक हाई वैल्यू है, इसलिए ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत हाई वैल्यू है। अभी हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर के एनवायरनमेंट के थ्रू होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल्स, टेलीफोन वायर्स, पावर लाइन्स etc। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम लोग अभी तो नहीं, पहले रेडियो घरों में आते थे जो कि छोटे 200-300 रुपये का मिलता था। तो रेडियो में, जैसे कि रेडियो में हम आकाशवाणी के चैनल लगाते और गाने सुनते थे, देखते थे कि जैसे ही लाइट आ जाती थी उसमें खर 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 की आवाज़ आने लगती थी। तो वो इशू क्यों आता था? क्योंकि सपोज करिए कि एक लाइन ऊपर हमारी पावर लाइन गई हुई है और एक नीचे कम्युनिकेशन लाइन गई हुई है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये एक दूसरे को इफेक्ट डालते थे, जिसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती ही हमारी जो रेडियो की आवाज़ है वो खर खर आने लगती थी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली जाती थी तो हमारा रेडियो बहुत क्लीन बजता था और आवाज़ बहुत साफ सुनाई देती थी। सेम वही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रे का मतलब बाहर से आई हुई मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे को इफेक्ट कर रही हो, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और हमारे इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर रही हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल, टेलीफोन वायर, पावर लाइन्स etc। इसकी जो टिपिकल वैल्यू है हमारी बीएम की टिपिकल वैल्यू है वो है 0.001 टू 0.005 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला बोलते हैं। कितनी वैल्यू है? 0.001 टू 0.005 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारे ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। आप समझो कि 0.1 से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है 0.001 टू 0.005 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। सॉरी। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0.1 टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हमारी टिपिकल वैल्यू है वो 0.001 टू 0.005 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, बहुत ही नेगलेक्ट है, इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए हम लोग इसके कंपेयर में हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। इसके कंपेयर में जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। जैसे यदि हम नेगलेक्ट मान लेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा कोई भी प्रोटेक्शन इस ऐसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें एक इससे बचाने के लिए, हमें इक्विपमेंट से बचाने के लिए कि इसका इफेक्ट इसमें ना आए,
इसके लिए हमें कोई भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि हमारा, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है बहुत ही नेग्लिजिबल है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो इफ़ेक्ट है हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इनसिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो नो वी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग कुछ ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि हमारा एक जो इक्विपमेंट है उसमें एक बाहरी कवर को लगा दिया जाए, जिससे कि जो अंदर की ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इस मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। पर चूँकि हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत हाई है, तो हम इसको निगलेक्ट मान सकते हैं, जिससे इसका इफ़ेक्ट इस पर नहीं आएगा, ऐसा हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं, जिससे हमें कोई भी आउटर जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमें मैग्नेटिक शील्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम आउटर जैकेट बोलते हैं। तो हम लोग जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो आउटर जैकेट नहीं होती है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो इसका इक्विपमेंट है, जो ये जो हमारा पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एकदम फ्री होता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग एरोस्पेस इंडस्ट्री में करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री का मीन्स जैसे हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या इंडिगो स्पेस है, बहुत सारी जो एयरलाइंस चलाते हैं, तो उन चीज़ों में हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, इस पीएमएमसी को किसने इन्वेंट किया था? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डी आर्सेनल। एक साइंटिस्ट थे, डी आर्सेनल है, तो उन्होंने इस पीएमएमसी की इन्वेंट की थी, खोज की थी। इसलिए इस पीएमएमसी को हम लोग डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर, एक साइंटिस्ट थे डी आर्सेनल नाम के, जिन्होंने इस पीएमएमसी की खोज की थी, जिससे कि इसको हम डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। डी आर्सेनल हमें जो डीसी में यूज़ होता है उसको डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, बट जो एसी में यूज़ होता है उसको वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। बराबर। अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस लिए यूज किया गया है? एक ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हमें क्या चाहिए? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए। अभी हम सीखेंगे समझेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ और कैसे उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैसे प्रोड्यूस्ड करता है। अभी इसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसके पहले हम दो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सीख लेंगे। एक है लॉरेंज फोर्स लॉ। ये चीज़ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को समझ पाएँ। सबसे पहला है लॉरेंज फोर्स लॉ क्या कहता है कि यदि एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और एक उसमें आई करंट फ्लो कर दी जाए, तो उसमें जो प्रोड्यूस्ड होने वाला फोर्स है वो फोर्स है F बराबर BIL साइन थीटा। यह हमारा कौन सा कहता है? लॉरेंज फोर्स लॉ कहता है कि यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, यदि थीटा एंगल से एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है